नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं और इसके लिए हैं 3 अलग अलग भाग। पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में लगातार आपको नई नई जानकारी हम दिखाते हैं या आधुनिक तकनीक की बात की जाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए। आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं खेती किसानी में। क्या है वो जानकारी, आइए देखते हैं। कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं। खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और पशुपालन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं और उसी से संबंधित कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण जानकारी, आइए देखते हैं। विश्व में ऊंटों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीकी और अरब देशों में है, जहां इनका पालन दूध और मांस के लिए किया जाता है। हमारे देश में तस्वीर काफी अलग है। हमारे यहाँ ऊंट का प्रयोग बोझा ढोने सवारी के लिए, खेती के काम में, पानी निकालने में और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंट राजस्थान की विषम जलवायु में भी आसानी से रह लेता है, जबकि बाकी जानवरों पर खासा असर पड़ता है। इसलिए यहाँ का किसान या पशुपालक ऊंट पालन में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। ऊंटनी का दूध स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है, जिसका बाजार में अच्छा खासा लाभ मिलता है। ऊंटनी के दूध उत्पादन की क्षमता कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें दुग्धकाल, नस्ल, ब्यान का समय और जलवायु भी है। यदि ऊंटनी को अच्छा आहार दिया जाए तो 8 से 10 लीटर दूध लिया जा सकता है। इसके दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज तत्व मौजूद रहते हैं। इस दूध में कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से इसका दूध बाकी पशुओं की तुलना में महंगे दाम पर जाता है। ऊंट पालन के लिए अच्छी नस्लों का चयन करें, जरूरत और स्थान विशेष के हिसाब से हों। जैसे राजस्थान में बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, गुजरात में कच्छी और खरई, मध्य प्रदेश में मालवी, हरियाणा में मेवाती। साथ ही राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार गर्भवती मादा ऊंटनी के रजिस्ट्रेशन पर राशि देती है। फिर जब उसका बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो दोबारा राशि दी जाती है। बच्चे के 9 माह के होने पर भी सरकार आर्थिक सहायता करती है। ऊंट के सही विकास के लिए आहार की अहम भूमिका है। ऊंट प्रतिदिन अपने शारीरिक भार का अधिक से अधिक 1.5 से 2% चारा लेता है। ऊंट के आहार को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हरी घास, खरपतवार, झाड़ियां और पेड़ों के पत्ते। दूसरा, सूखा चारा, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोट का भूसा होता है। और तीसरा, दाने के रूप में। इस आहार में बाजरे व जौ का आटा, गुड़, चना, मोट, मूंग, ज्वार, मक्का, गेहूं, तिल और सरसों की खल शामिल है। ऊंट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबनेस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षण में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊंट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंस या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इसमें बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उचित प्रबंधन अपनाकर किसान ऊंट पालन से बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, यानी कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे निरोगी रख सकते हैं, जान लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में।
जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी भाग में, जिसमें आपको हम दिखाते हैं एक कामयाब किसान की दास्तां। आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं। कौन है ये किसान, आइए देखते हैं। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय बनी रहती है। वो अपने खेतों में हर तरह की फसलें लगाते हैं। पैदावार लेने के बाद फसल अवशेषों का इस्तेमाल सत्यवान पशु आहार के रूप में करते हैं। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं जो दूध से कई गुना लाभ देता है। उनके खेतों में जैविक फसलें उगाई जाती हैं, जिसके लिए वो बायोगैस से बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें मोटा दाम भी मिलता है। इससे देखा जाए तो उनके सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की है। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं।
जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताज़ा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का ज्वार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री से किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वो अपनी फसल को सीधे बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकता है। इसके साथ ही सत्यवान ने करीब 35 लोगों को रोजगार दे रखा है जो इनके कामों में सहायता करते हैं। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच कई मायनों में ये बात कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाव वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। तो देखिए आपने ये दास्तां, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी भी सफलता की दास्तां ऐसी ही हो और आप भी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें, आप ये सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं और इसके साथ ही हमारा जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी आपको ये सारी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर सारी जानकारी या पिछले एपिसोड जो हैं वो भी आप देख सकेंगे, जिसके ज़रिए और ज़्यादा जानकारी आप ले पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।